सिंस हमने आज नया सब्जेक्ट शुरू किया है, नाम है इकोनॉमिक्स, तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट व्हाट इज इकोनॉमिक्स। क्या है इकोनॉमिक्स? मैम ये जानना कि कैसे इंडिया की ग्रोथ होगी। बस इंडिया की ग्रोथ को जानोगे और यही इकोनॉमिक्स है? ये तो तुमने काफी बड़ी डेफिनेशन बता दी। पूरे इकोनॉमिक्स का एक ही पर्पस है, इंडिया की ग्रोथ जानना। नो और मैम, बाकी कंट्री वाले भी इंडिया की ग्रोथ जान रहे हैं, यूएस वाला बोल रहा है मेरे को अपने ग्रोथ से मतलब नहीं है, इकोनॉमिक्स मतलब इंडिया की ग्रोथ। मैं इंडिया की ग्रोथ जानूंगा पहले वहां क्या हो रहा है। मैम कंट्री में अर्निंग, प्रोडक्शन, कंजप्शन मैम ये कैसे होता है, क्यों होता है मैम, उसको इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं। काफी हद तक ठीक है। और कोई? मैम वेल्थ, मैम वेल्थ वेल्थ बोला क्या तुमने? यस मैम। वेल्थ मैम फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है मैम कंट्रीज की, वो ही मैटर करता है मैम। इन अ वे कह सकते हैं, बिल्कुल अप्रोप्रिएट तो नहीं है लेकिन काफी हद तक ठीक है। और कोई? अकाउंट से रिलेटेड भी होता है ना कुछ इकोनॉमिक्स में? इकोनॉमिक्स अलग सब्जेक्ट है, अकाउंट्स अलग सब्जेक्ट है, लेकिन हाँ अकाउंट्स का हाँ बताओ। मैम मेरे को ना मैम, मैंने जब लैपटॉप से ज्वाइन किया था तो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही थी, तो मैम अभी मैंने फोन से ज्वाइन किया, तो मैम एक बार रिपीट करा दीजिए जो भी आपने। तो तुम्हारे लिए खुशखबरी, अभी तक मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है। अभी तो मैं केवल पूछ रही हूँ, ये पूछ रही हूँ कि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं आज, तो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है? और एक चीज मैम तो मैम संडे हमारा टेस्ट है। है डिक्लेयर टेस्ट है संडे तो। यस मैम। मैम क्योंकि उसका सिलेबस मैम थोड़ा सा रह गया था ना, हिस्ट्री का। हिस्ट्री का सिलेबस रह गया है? नो मैम सॉरी, सिविक्स का। सिविक्स का सिलेबस करेक्ट करेक्ट करेक्ट। थोड़ा पढ़ने के बाद मैं आज पढ़ा देती हूँ यूएन, ठीक है? अगर आज नहीं हो पाएगा तो मैं यूएन एग्जाम में नहीं दूंगी, ठीक है? वही दूंगी जो मैंने पढ़ाया, डोंट वरी, ठीक? ओके। सो इकोनॉमिक्स कोई बताया नहीं किसी ने, लेकिन ठीक है, टूटी मुटी डेफिनेशन, छोटे छोटे जितना तुम लोग नन्हे मुन्ने हो 5-5 ग्राम के, उस हिसाब से तो सही डेफिनेशन ही बता दी है। इकोनॉमिक्स का मतलब है क्या? समथिंग रिलेटेड विद द इकोनॉमी। इकोनॉमी इज नथिंग बट रिलेटेड टू द मनी, ठीक है? इकोनॉमी का मतलब है कि कंट्री में जितने भी रिसोर्स, कंट्री कैसे चलती है? कंट्री चलती है, लोग खाते हैं कमाते हैं, खाते हैं कमाते हैं, यही तो होता है कि नहीं? यानी प्रोडक्शन होता है, फिर कंजम्पशन होता है, प्रोडक्शन होता है, फिर कंजम्पशन होता है, यही तो होता है ना इकोनॉमी में, प्रोडक्शन कंजम्पशन, बार बार यही होता है। अलग अलग लोग अलग अलग चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, अलग अलग लोग अलग अलग चीजें कंज्यूम कर रहे हैं। तो पूरी इकोनॉमी ये बताती है कि सोसाइटी, हम हमारे कंट्री में कितनी तरह की चीजें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह के रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्स क्या है? पता है अर्थ में? रिसोर्स वो चीज जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। हर एक कंट्री अलग अलग जगह पे सिचुएटेड है, तो सबके पास अलग अलग, कोई कंट्री में डायमंड की माइंस है, कोई कंट्री में बहुत ज्यादा वीट पैदा होता है, कोई कंट्री है जहाँ बहुत ज्यादा कॉफी पैदा होता है ना? तो सबके रिसोर्सेज अलग अलग होंगे। वो कंट्री सारे रिसोर्सेज तो पैदा करते नहीं है, मोस्ट ऑफ द कंट्री, है कि नहीं? तो जितने रिसोर्सेज हम पैदा करते हैं उससे हम कुछ अर्निंग कमाते हैं, जो चीजें हमें चाहिए होती है वो हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। तो कुल मिलाकर के इकोनॉमी में हम ये देखते हैं कि पूरा ब्यौरा, एंटायर कंट्री में क्या चीजें प्रोड्यूस हो रही है, क्या चीजें कंज्यूम हो रही है, हमारी कंट्री पीछे की तरफ जा रही है या आगे की तरफ जा रही है। अगर किसी को समझने में दिक्कत है तो सिंपल सा एग्जांपल फैमिली का ले लो, ठीक है? फैमिली को बहुत बड़े स्केल पे कर देंगे तो कंट्री हो जाएगी, है कि नहीं? फैमिली में क्या होता है, मम्मी पापा की मिलकर के कितनी इनकम आई वो तो पूरी, फिर उसके बाद घर के पूरे खर्चे निकाले जाते हैं, फिर देखा जाता है कितनी सेविंग है, उस सेविंग के हिसाब से बच्चों को एक स्कूल में डाला जाता है कि नहीं? सब चीजें पूरी मैनेज चलती है ना। जब बिना बिना पैसे के तो नहीं होता है ना। ऐसा नहीं कि नहीं पैसे तो है नहीं लेकिन चलो कोई नहीं आज मर्सिडीज खरीद लाते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो इकोनॉमी का मतलब ये है कि दैट whatever money और द रिसोर्सेज यू आर हैविंग, उसका पूरा स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं कंट्री में, ठीक है? सब कुछ पता रहता है कि कितना पैदा हुआ, कितना खर्चा हुआ, कितना बचा है। जब सब कुछ जानते हैं तो उसको बोलते हैं इकोनॉमी। समझ गए? तो कंट्री की इकोनॉमी का मतलब कुल मिलाकर के वन वर्ड, कंट्री की वर्थ, कितनी वर्थ है उसकी। समझ गए? कितना मनी वैल्यू जनरेट करता है, क्योंकि मनी से ही सारी चीजें आती हैं कि नहीं? सामान। बड़े स्केल पे देखेंगे तो और भी चीज होती है इकोनॉमी का मतलब, लेकिन इन सिंपल स्केल इकोनॉमी इज नथिंग बट वेल्थ ऑफ अ कंट्री। पूरी कंट्री में कितना पैसा जनरेट हो रहा है, कहाँ कहाँ खर्चा हो रहा है, इन सब का ब्यौरा रखेंगे तो इकोनॉमी बोलेंगे। समझ गए?
यस मैम। यस मैम। ओके, आज बात करते हैं एक छोटे से गांव की। गांव का नाम है पालमपुर। कहाँ पड़ता है, किसी को पता है? मैम ये तो एक बस क्रिएटेड इमेजिनेशन। इमेजिनेशन में नहीं पड़ता है वैसे तो पालमपुर। पालमपुर एक रियल विलेज है। कहाँ है? हिमाचल में। ठीक है। सो लेकिन दिस स्टोरी इज नॉट रियल, ठीक है, बट पालमपुर इट इज देयर इन इंडिया, ठीक है। ओके, सो द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट। बोलोगे मैम कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट आ रहे हो? ये लिखे हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल, लैंड, लेबर, ये है वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो तुम्हें पढ़ाएंगे इस स्टोरी की मदद से, समझ गए? सबसे पहले इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं, इकोनॉमी इज अ ब्रांच जो डील करती है प्रोडक्शन के साथ में, कंजम्पशन के साथ में, ठीक है। सबसे पहली चीज जो किसी भी कंट्री में पढ़ते हो प्रोडक्शन, यानी क्या क्या वो कंट्री प्रोड्यूस कर सकती है। ये प्रोडक्शन को ही पढ़ने के लिए हम ये स्टोरी पढ़ रहे हैं, सिंपल वे में समझेंगे, ठीक है। फिर हमें पता चलेगा कि प्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी है। सेकंड पेज से पता चलेगा कि प्रोडक्शन का एम क्या है, समझ गए? इकोनॉमी का एम है मेन चीज अच्छे से ज्यादा प्रोड्यूस करना, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं वो यहाँ लिखी हुई है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, ये प्रोडक्शन के लिए चाहिए होती हैं। लेकिन उसके पहले हम चलेंगे अपनी स्टोरी की तरफ। द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू introduce some basic concept related to the production, and this we do through a story of hypothetical village called पालमपुर, ठीक है। यहाँ इन्होंने एक हाइपोथेटिकल स्टोरी ली है, विलेज भी इनके हिसाब से पालमपुर हाइपोथेटिकल है, ठीक है, बट रियलिटी में इंडिया में पालमपुर नाम की जगह है, ठीक है। पालमपुर, whereas several other activities such as a small scale manufacturing, dairy, transport are carried out on a limited scale. पालमपुर बहुत छोटी जगह है, वहां पर छोटी चीजें होती हैं, यानी स्मॉल लेवल की मैन्युफैक्चरिंग होती है। कोई हो सकता है बास्केट बनाते होंगे, है कि नहीं, बास्केट बनाते होंगे, छोटे मोटे और भी चीजें, पॉट वगैरह, खिलौने हो सकते हैं बनाते होंगे, डेयरी के काम करते हैं, दूध, दही, पनीर वगैरह का। ट्रांसपोर्ट की छोटी मोटी चीजें होती हैं वहां पर, ठीक है, ऑटो, हल्का फुल्का बुलक कार्ट, ये सब छोटे स्केल पर होता है, कोई बहुत बड़ा मेट्रो सिटी नहीं है, पालमपुर छोटा विलेज है। These production activities need various types of resources. सबको पता है कि अगर कोई चीज प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें सामान तो लगेगा ही ना, जैसे कि अगर रोटी बनाएंगे तो आटा लगेगा, केक बनाएंगे तो चीज लगेगा। सिमिलरली ये सब रिसोर्सेज ही तो हैं, तो जो भी हम चीज बनाते हैं, कोई भी चीज का प्रोडक्शन करोगे तो उसमें रिसोर्स तो लगेगा ही, ठीक है। अब ये रिसोर्स का मतलब सामान, जिसको यूज करके आप चीज बनाएंगे। वो रिसोर्सेज कैसे हो सकते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज हो सकता है हमको नेचर ने ही दिए हो वो रिसोर्सेज, मैन मेड भी हो सकते हैं, हो सकता है वो रिसोर्स हमने खुद बनाए हों। ह्यूमन एफर्ट, यानी हम खुद ह्यूमन रिसोर्स हैं, हमारे एफर्ट भी काउंट होंगे, प्लस उसमें जितना पैसा लगा है वो भी काउंट होता है। तो ये सारी चीजें मिलकर के प्रोडक्शन में जरूरी होती है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कल को प्रत्युष का मन है कि वो एक खुद का स्कूल खोले, बोलेगा मेरे को मजा नहीं आ रहा है आईएलटी में पढ़ के, अपने स्कूल में पढ़ के मजा नहीं आ रहा है, अब मैं खुद का स्कूल खोलूंगा और वहीं पर पढ़ूंगा। खुद का स्कूल खोलने के लिए कितने रिसोर्स चाहिए होंगे? लैंड चाहिए होगी, है कि नहीं, पैसा चाहिए होगा, तो उसके बाद लेबर चाहिए होगी बिल्डिंग खड़ा करने के लिए। फिर प्रत्युष इतना दिमाग भी लगाना पड़ेगा नहीं बनाने में कि यहाँ पर कितना जगह वेस्ट ना हो कहीं, वरना लूट ले जाएंगे कॉन्ट्रैक्टर इसको। तो वो ये जो खुद एफर्ट करेगा उसमें दिन रात, वो ह्यूमन एफर्ट में काउंट होगी, है कि नहीं। ये सारी चीजें, कुछ नेचुरल चीजें भी होंगी वहां पर, नेचुरल चीजें भी वहां पे यूज होगी, जैसे कि लैंड। फिर सिमिलरली कुछ मैनमेड आइटम भी यूज होंगे, बेंच वगैरह और ये ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ये सब तो आसमान से उतरते नहीं है, ये सब तो मैनमेड आइटम्स है। तो कोई, अब समझ गए ना, समझाने की कोशिश कर रहे, कोई भी चीज बनाते हैं तो उसमें रिसोर्सेज तो लगते हैं, वही लिखा है यहाँ। As we read through the story of the Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods. अभी डिस्कस किया कि जैसे जैसे पालमपुर की स्टोरी पढ़ेंगे हमको ये बात पता चलेगी कि कोई भी चीज बनाने के लिए, जिसका बनाने का हमारा मन है, हमें ढेर सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, ठीक है नहीं, ठीक है। चलो इंट्रो के बारे में बात करते हैं। इंट्रोडक्शन पालमपुर का कुछ ऐसा है that it is a well connected village। समझ गए? वेल कनेक्टेड का मतलब है अच्छी लोकेशन पर है पालमपुर।
पालमपुर इज अ वेल कनेक्टेड विद द नेबरिंग विलेजेस इन टाउन। पालमपुर जहां पर है वो वहां पर अच्छे से आसपास विलेजेस और टाउन से कनेक्टेड है, कोई आइसोलेटेड प्लेस पर नहीं है, ठीक है। जो पास में इसके जो टाउन है, पास में एक जो बड़ा विलेज है उसका नाम है रायगंज, ठीक है। तो पालमपुर से केवल और केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर है। फॉर एग्जाम्पल ये रहा ग्रीन वाला पालमपुर, पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये थोड़ा सा हल्का सा बड़ा विलेज है, इसका नाम है रायगंज, ठीक है। और ये रहा हमारा पालमपुर। An all-weather road connect the village to the Raiganj and further on to the nearest small town of Shahpur। यहाँ पर ये जो रोड है ना पालमपुर टू रायगंज की P2R, ये ऑल वेदर रोड है, यानी ऐसा नहीं कि बरसात में खराब हो जाती है, पूरे टाइम चलती है, ठंड में भी चलती है। और फिर इसी रोड पे थोड़ा और आगे चलते चले जाओगे तो एक छोटा टाउन आ जाएगा, इस टाउन का नाम है शाहपुर, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के पालमपुर रायगंज से भी कनेक्टेड है, और रायगंज से और आगे होते चले जाओगे तो पालमपुर के पास में एक छोटा टाउन भी है थोड़ा और दूर पर, उस टाउन का नाम क्या है? शाहपुर। समझ गए? ये ऐसे लिखा हुआ है यानी ये शाहपुर है। Many kinds of transport are visible on this road। ये वाली जो रोड है इसमें बहुत तरह के ट्रांसपोर्ट चलते हैं, है कि नहीं? यानी पालमपुर की जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी वाली रोड है, इस पे बहुत तरह के ट्रांसपोर्ट चलते हैं, ठीक है। जैसे कि बुलक कार्ट, टोंगा, बोगी, है कि नहीं? ये सब अलग अलग है। बुलक कार्ट वो है जिसको बुल खींचता है, टोंगा वो है जिसको हॉर्स खींचता है, बोगी वो है जिसको बुफेलो खींचती है, ठीक है। लोडेड विद जैगरी एंड अदर कॉमोडिटीज। तो कह रहे हैं इस वाली रोड पे आपको हमेशा टोंगा दिख जाएंगे, बुलक कार्ट्स दिख जाएंगे, बोगीज दिख जाएंगी, और उनमें ढेर सारे सामान होते हैं जैसे कि जैगरी यानी गुड़ होता है, और छोटी मोटी कॉमोडिटीज होती हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको मोटरसाइकिल, जीप, ट्रक, ये सब भी दिखेगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है? इमेजिन कर पा रहे पालमपुर के बारे में? इमेजिन कर ले। तुम लोगों के पास पूरी तुम लोगों के दिमाग को आजादी है अपना खुद का गांव इमेजिन करने की। इमेजिन योर ओल्ड पालमपुर कैसा दिखेगा। दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिली, लेकिन ये इमेजिन नहीं कर सकते, ये फिक्स फैमिली है, इसमें कितनी है? 450। तो पालमपुर के अंदर कितनी फैमिलीज रहती है? 450, ठीक है। The village has about 450 families belonging to different caste। ये 450 फैमिलीज जो है वो अलग अलग कास्ट को बिलोंग करते हैं, ऐसा नहीं कि सारे ब्राह्मण्स हैं या सारे के सारे क्षत्रिय हैं, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, ठीक है। The 80% नहीं है, 80 upper caste families own the majority of the land। अब पॉइंट ये है कि 450 में से 80 फैमिलीज जो हैं वो अपर कास्ट की, मतलब और भी हो सकते हैं, बट जितनी भी फैमिली पूरा जो 450 में से 80 फैमिली ऐसी हैं जो पालमपुर के मैक्सिमम लैंड को ओन करती हैं, ठीक है। यानी बाकी लोग छोटे मोटे लोग हैं, 450 में से जो 80 लोग हैं अपर कास्ट भी हैं, और ये लोग मेजॉरिटी ऑफ लैंड इस विलेज का उन्हीं के पास आता है कि नहीं? गांव में देखते हो तो कुछ ही लोग अमीर होते हैं, अपने पूरे इंडिया में तो एक ही है जिससे ज्यादा रिच कोई नहीं है, अंबानी, है कि नहीं? वही बात चल रही है कि पूरे 450 फैमिलीज रहते हैं, लेकिन 80 फैमिलीज ऐसी हैं जो मैक्सिमम लैंड उन्हीं के पास है पालमपुर की, ठीक है। Their houses, some of them quite large, are made up of brick and cement plastering। और सिंस ये लोग बड़े लोग हैं तो इनके जो घर, हटा दो इसको, सिंस ये लोग बड़े लोग हैं तो इनके जो घर है वो भी कैसे हैं? ब्रिक के बने हुए हैं और सीमेंटेड है कि नहीं, जैसे होते हैं अच्छे घर, पक्के घर। ये फैमिलीज हैं सिंस, ये हमारा पूरा जरा पालमपुर हो गया। ये पालमपुर में एक ये वाला कोना है रेड वाला जिसमें बिग फैमिलीज रहती हैं जो कि रिच हैं, 80 फैमिलीज हैं, और इन लोगों के जो घर है वो भी अच्छे हैं, बने हुए बड़े घर हैं, ठीक है। Their houses, some of them quite large, are made up of brick with cement plastering। उसके बाद अगली बात आती है, the SC comprise of 1/3 of the population and live in one corner of the village। उसके अलावा जो दूसरे कॉर्नर में, यानी ये देखो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो कौन है? SC यानी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, इनको दलित भी बोला जाता है। ये लोग अलग कॉर्नर में रहते हैं, ठीक है, रिच लोगों के साथ नहीं रहते, they live in other corner, ठीक है। और ये पूरी पॉपुलेशन का कितना है? 1/3। तो 450 का 1/3 करोगे तो कितना आएगा? 150, ठीक है। तो the SC comprise of the 1/3 of the population, यानी 150 फैमिलीज कितनी है? There are around 150 फैमिलीज जो कि दलित है।
एंड इन मच स्मॉलर हाउसेस, और उनके घर भी छोटे छोटे से हैं, वो लोग बहुत रिच नहीं है। पता चल रहा है पालमपुर में कौन रिच है? पालमपुर में अपर क्लास लोग रिच हैं और मैक्सिमम लैंड भी उनके पास है, ठीक है, और 1/3 पॉपुलेशन दलित है वहां पर, वो अलग कॉर्नर में रहते हैं और वो लोग उतने रिच नहीं है, ठीक है। उनके जो हाउसेस हैं वो मड और स्ट्रॉ के बने हुए हैं, समझिए, मिट्टी के घर हैं। एससी वालों के जो घर हैं, यानी शेड्यूल दलित के जो घर हैं, वो पक्के घर नहीं, कच्चे घर बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, इलेक्ट्रिसिटी पावर्स, ओके, ये तो वहां की बात होगी। उसके अलावा पालमपुर एक ऐसा विलेज है जहाँ पे मैक्सिमम घरों के पास में इलेक्ट्रिक कनेक्शंस है, यानी इलेक्ट्रिसिटी आती है उस गांव में। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड एंड इज यूज्ड वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है वो किस चीज के लिए होता है? ये देखो पास में ये जो फील्ड है, इस फील्ड में ऐसे क्रॉप्स वगैरह को उगाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है, ट्यूबवेल्स वगैरह के लिए, ठीक। तो पालमपुर में अच्छा गांव है तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है। और बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस में भी, पालमपुर में छोटे मोटे बिजनेस भी हैं, उनमें भी इलेक्ट्रिसिटी लगती है। उसके अलावा पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल हैं, ये मैंने बना दिए, ये पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल है, ठीक। उसके अलावा एक हाई स्कूल है, ये लो, ये एक बड़ा सा ये रहा, ये हाई स्कूल है, ये प्राइमरी स्कूल है, और क्या है, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो गांव में होते हैं बेटा, उनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोलते हैं। ये देखो एक पीएचसी भी है, प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक, वो भी है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट रन करती है। और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, प्राइवेट डिस्पेंसरी मतलब प्राइवेट टाइप का हॉस्पिटल, वो भी एक पालमपुर में है, ठीक है। पता चल गया पालमपुर के बारे में क्या क्या है। अगर आएगा डिस्क्राइब द विलेज ऑफ पालमपुर, कर लोगे? यहाँ Yes, से लेके ma'am. यहाँ तक सब हो जाएगा, ठीक है। इस पूरे डिस्क्रिप्शन को ऊपर जितना हमने पढ़ा है shows that the Palampur has fairly well developed system of road, transport, electricity, irrigation, school, health center, ठीक है। ये बात सही है। बोल रहे हैं हमने जो अभी पूरी चीजें पढ़ी है उसको पढ़ के हमें ये पता चलता है, ये शो होता है कि पालमपुर के पास अच्छा खासा सिस्टम ऑफ रोड भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी आती है, इरिगेशन भी है, वहाँ स्कूल्स भी है और हेल्थ सेंटर भी है। बात सही है ना? ये सब तो है पालमपुर में, अभी डिस्कस Yes, किया। ma'am. चलो अब क्या है, The story of Palampur, an imaginary village, will take us through the different types of production activities in the villages. पालमपुर की स्टोरी के बारे में हम जानेंगे कि पालमपुर की स्टोरी से हमको ये पता चलेगा कि गांव में, इंडिया में जितने विलेजेस हैं उनमें किस तरह की प्रोडक्शन होती है, क्या क्या चीजें विलेज में लोग करते हैं। फार्मिंग, आपको पता है कि विलेजेस में क्या होता है, फार्मिंग जो होती है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है कि नहीं। Yes, ma'am. उसके अलावा अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज भी होती हैं जिनको हम नॉन फार्म एक्टिविटीज बोलते हैं। यानी कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, यानी पैसा या कमाने के लिए जो काम किया जाता है वो 2 तरह का हो सकता है, एक होती है फार्मिंग और दूसरी होती है नॉन फार्मिंग। फार्मिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जब आप खेती करते हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज वो होती हैं जब आप खेती के अलावा और कोई चीज करते हैं, समझ गए। मान लिया आपका बैंगल्स बनाने का छोटा मोटा कारखाना है, या आप मिल्क और चीज की आपकी फैक्ट्री है, या आप बिस्किट्स बनाते हैं, समझ गए क्या बोल रही हूँ, Yes, समझ आए। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो 2 तरह की होती है, तो यानी कि पालमपुर गांव में मेनली एक्टिविटी तो फार्मिंग ही होती है, लेकिन इसके अलावा नॉन फार्म एक्टिविटीज भी होती है जिसमें स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग आती है, शॉप आती है, फिशरीज भी आएगी, है कि नहीं। वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन। हम इनके बारे में देखेंगे, पहले प्रोडक्शन के बारे में चीजें देख लेते हैं, ठीक है। अभी बोलूंगी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितनी तरह की होती है, तो कितनी तरह की होती है, फार्म और नॉन फार्म एक्टिविटी। फार्मिंग एक्टिविटी का एग्जांपल बताओगे? ma'am. Agriculture. नॉन फार्म एक्टिविटी? Ma'am, shopkeeper. Ma'am, manufacturing of ma'am anything. Ma'am, like bangles. मैम टीचर। करेक्ट, ओके। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, अब प्रोडक्शन में क्या क्या चाहिए होता है ये बता रहे हैं। द एम ऑफ द प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। कि प्रोडक्शन का पर्पस क्या है, ऐसी गुड्स और सर्विसेज को बनाना जिन्हों जो हमें चाहिए। हम ऐसा कुछ बनाते हैं क्या प्रोडक्शन में हमको नहीं चाहिए, चाहिए नहीं बना रहे, क्यों बनाएंगे जब भाई नहीं चाहिए।
तो प्रोडक्शन में ऐसी चीजें बनेंगी जो हमें चाहिए। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक हम कितने क्वेश्चन कर चुके? 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कर चुके। पहला पालमपुर विलेज को डिस्क्राइब करो, दूसरा क्वेश्चन हम ये कर चुके फार्म और नॉन फार्म एक्टिविटीज क्या होती है, तीसरा हम ये देख रहे हैं कि प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है। तो प्रोडक्शन के लिए 4 रिक्वायरमेंट होती है बेटा। 4 रिक्वायरमेंट क्या है प्रोडक्शन के लिए? ये ऐसा है प्रोडक्शन बीच में। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा सबसे पहले, जो प्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट्स होती है उसको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि क्या क्या चीजें प्रोडक्शन में लगेगा, ठीक है। तो पहला तो होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर, ठीक है, तीसरा होता है कैपिटल यानी मनी, ठीक है, और चौथा होता है नॉलेज, ठीक है। ये 4 प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। यू कैन राइट इट डाउन। मैम नॉलेज कहाँ पे गिवन है? नॉलेज इसमें गिवन नहीं है, आई एम टेलिंग यू दिस। ओके मैम। मैम हाँ, हो गया। एसएसटी का टेस्ट कितने मार्क्स का होगा? अभी डिसाइड नहीं किया बेटा, बट मोस्ट प्रोबेबली 30 मार्क्स का होगा। ये नॉलेज और एक्सपर्टीज एक ही चीज है, तो यू कैन राइट डाउन एक्सपर्टीज आल्सो, ठीक है। कोई भी चीज बिना एक्सपर्टीज के हो सकती है प्रोडक्शन? नहीं। आपको लैंड तो चाहिए, लेबर भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, बट साथ में साथ आपको नॉलेज, एक्सपर्टीज या टेक्नोलॉजी ये तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये सब एक ही है, ठीक है। चले, फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो लैंड है, समझ गए। लैंड के साथ और अदर नेचुरल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सब इसी फर्स्ट रिक्वायरमेंट में आएंगे, ठीक है। यानी फर्स्ट रिक्वायरमेंट का मतलब लैंड और भी अगर कोई नेचुरल रिसोर्स चाहिए, जैसे आपको वाटर चाहिए, फॉरेस्ट चाहिए, मिनरल्स चाहिए, तो वो सब आते हैं फर्स्ट रिक्वायरमेंट में। सेकेंड इज लेबर, काम करने वाले भी तो चाहिए, पीपल हु विल डू द वर्क, है कि नहीं। इसलिए आपको कैसे लेबर चाहिए होंगे? एजुकेटेड लेबर चाहिए होंगे जो काम कर सके, ठीक है। तीसरी रिक्वायरमेंट है पैसे की, ठीक है। पैसे कितने? यानी जिसको बोलते हैं फिजिकल कैपिटल। बट फिजिकल कैपिटल इतना आसान नहीं है पढ़ना। कैपिटल खुद भी 2 तरह की होती है, ठीक है। एक होती है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरी होती है वर्किंग कैपिटल, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत आसान है इसको समझना। अभी प्रत्युष अपना स्कूल खोलने जा रहा था, ठीक है। अभी स्कूल खोलने के लिए इसने जमीन खरीदा, ठीक है, उसमें इसको पैसा देना पड़ा, ठीक है नहीं। उसके बाद इसने बिल्डिंग में मशीनरी लगाई बड़ी बड़ी, ठीक है। हर क्लासरूम में इसने बोर्ड लगवाया, बेंच लगवाया, एसी लगवाया, ये सब चीज में पैसा खर्चा हो गया। मान लो 5 करोड़ खर्चा हो गया स्कूल बनाने में, ये 5 करोड़ फिक्स्ड हो गया, समझ गए। क्योंकि फिक्स्ड का मतलब ऐसा खर्चा जो लंबे टाइम तक चलेगा, समझ गए। जैसे कि हम टीवी खरीदते हैं घर में या फ्रिज खरीदते हैं, तो क्या रोज रोज खरीदते हैं? हर महीने खरीदते हैं? नो मैम। एक बार खरीदते हैं। एसेट, जो भी चीजें एसेट बनाने के लिए यूज होती है, एसेट का मतलब है कुछ सामान जो लॉन्ग टाइम पे हमारे लिए चलेगा, समझ गए। जैसे गोल्ड एक एसेट हुआ है कि नहीं, बहुत लोग सेव करने के लिए फिक्स्ड एसेट की तरह घर पे गोल्ड भी रखते हैं, है कि नहीं। उसी तरह जब हम किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी के लैंड खरीदेंगे तो क्या लैंड कहीं चली जाएगी? नहीं, लैंड तो वही रहेगी। बड़ी बड़ी मशीनरी आपने खरीदी है 50-50 लाख की, तो वो 10 20 साल आपके काम आने वाली है कि नहीं।
उनका रिपेयर कभी कभी कराना पड़ेगा, वो बात ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वो आज खरीदी तो अब वो उस पैसा वेस्ट हो गया, वो ऐसा तो नहीं ना। लंबे टाइम के लिए कुछ बना लिया तो वो फिक्स्ड में हो जाता है। तो स्कूल में प्रत्युष का ये है कि भाई मैंने 5 करोड़ लगा के स्कूल बना लिया, स्कूल तो कहीं नहीं जा रहा, स्कूल तो यही रहेगा, ये तो इसका फिक्स्ड हो गया। अभी क्या केवल फिक्स बनाएंगे तो चल जाएगा स्कूल? नो मैम। क्या चाहिए और? मैम लेबर्स चाहिए जो यहाँ पे काम कर सके। अभी स्कूल के लिए इसको टीचर्स चाहिए, उसके बाद इसको गार्ड चाहिए, फिर स्कूल का इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। अभी ये बताओ टीचर की सैलरी हर महीने जाएगी ना, Yes, ma'am. गार्ड की भी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी जाएगा। इससे कोई सामान मिल रहा है क्या इसके इस पैसे को देने के बदले में उसको? नो मैम। तो ये क्या हो जाएगी? वर्किंग कैपिटल। यानी कि ये वर्किंग कैपिटल जब तक बिजनेस चलेगा तब तक वर्किंग कैपिटल लगेगी कि नहीं लगेगी? ठीक है। तो अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो जब हम बाइक खरीदते हैं तो बाइक फिक्स्ड कैपिटल है, लेकिन बाइक में हर महीना पेट्रोल डलवाते चलाने के लिए तो वो वर्किंग कैपिटल है कि नहीं? वर्किंग कैपिटल काम करवाने के लिए ही चाहिए होती है, तो वो तो हम उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। और जो हमने फिक्स्ड सामान जिससे खरीदा उसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। कैपिटल दो तरह की होगी, है कि नहीं? फिक्स्ड कैपिटल वह जो आपको पहले ही लगानी पड़ जाती है, अभी कोई रिटर्न नहीं आया, आपको पहले ही लगाना पड़ा, वो है फिक्स्ड कैपिटल। वर्किंग कैपिटल तो जो आप कमाते जाते हो उसमें से आप देते जाते हो। प्रत्युष हर महीने 10 लाख कमा रहा था स्कूल से, इसने 10 लाख रुपए इन सबका सैलरी वैलरी में दे दिया कि नहीं, वर्किंग कैपिटल उससे निकलती गई। ठीक है। जब हमारा फिक्स्ड कैपिटल भी लग जाता है और वर्किंग कैपिटल भी हमारी कमाई से ज्यादा हो जाती है तो हम बोलते हैं हमारा बिजनेस लॉस में चला गया, है कि नहीं? क्योंकि जितने लोग हमको सैलरी देना उससे कम कमा रहे हैं, है कि नहीं? समझ रहे हो फंडा? Yes, ma'am. तो अभी देखो सेम चीज वहां पे लिखी हुई है, टूल्स मशीन बिल्डिंग्स। ये जो है ये सिंपल टूल से लेकर के जिसमें फार्मर का प्रो भी आ जाता है, उससे लेकर के सोफिस्टिकेटेड मशीन जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर, ये सारे बहुत ओवर मेनी इयर्स यूज होते हैं प्रोडक्शन में और इनको फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। यानी फार्मर जो अपनी नई नई थ्रेशर, हार्वेस्टर, इतनी बड़ी बड़ी चीजें खरीद के रखता है वो तो उसकी फिक्स्ड कैपिटल हो गई। वर्किंग कैपिटल मतलब रॉ मटेरियल जो आपको अभी लगता है और जो मनी इन हैंड आपको चाहिए होती है। ठीक है। रॉ मटेरियल का मतलब मान लो किसी की चूड़ियां बनाने का कारखाना है तो उसको ग्लास चाहिए होगा चूड़ी बनाने के लिए, या लाख चाहिए होगी, तो उसको लेबर का पैसा देना होगा, है कि नहीं? मान लो बिस्किट बनाने का कारखाना है तो हर महीने तुमको आटा चाहिए होगा, उससे बिस्किट बनेगा। रॉ मटेरियल जो सामान बनाने का हर महीने का पैसा लगेगा, लेबर की हर महीने की सैलरी लगेगी, हर महीने का बिजली का बिल आएगा, पानी का बिल आएगा, वो सब क्या होगा? वर्किंग कैपिटल। समझ गए? ये तो तुमने दूसरा रिक्वायरमेंट अपना समझ लिया। अब थोड़ी थर्ड रिक्वायरमेंट समझ लिया। अभी फोर्थ रिक्वायरमेंट जो इसमें नहीं दिया हुआ है बट ओके दिया हुआ है, आई थॉट नहीं दिया है बट दिया है। देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर। समझ गए? अभी तुम्हारे को ये तीनों चीजें हैं, तुम्हारे पास लेबर भी है, कैपिटल भी है, लैंड भी है, लेकिन आता ही नहीं है कुछ करना, क्या होगा? हो पाएगा प्रोडक्शन? नो मैम। चौथी रिक्वायरमेंट जो हमें होती है प्रोडक्शन के लिए वो नॉलेज, यानी जिस भी चीज का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सफिशिएंट टेक्नोलॉजी हमको पता होनी चाहिए। अगर हम चूड़ियां बना रहे हैं तो ये नहीं कि चूड़ी बनाने चढ़ ले और हथकड़ी बना दी, ये हो सकता है क्या? इतना मोटा मोटा चूड़ी बना दिया है, आता ही नहीं है बनाना, कैसे चलेगा? तो हम जब भी कोई सामान बनाते हैं तो हमको उसके लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, प्रॉपर हमको एक्सपर्टीज चाहिए होती है, और वो हमारी फोर्थ रिक्वायरमेंट है। ठीक है। सब लोग कर लेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। जब भी बोलेंगे कि प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होगा तो बोलोगे एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, ह्यूमन कैपिटल, जिसको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन अ वे बेटा, ये जो नॉलेज है आपकी, जो एक्सपर्टीज है, इट इज नथिंग बट ह्यूमन कैपिटल ओनली, है कि नहीं? ह्यूमन कैपिटल मतलब आप जो अपना एफर्ट दे रहे हैं, आप जो अपना नॉलेज और अपना आप एक्सपीरियंस उसमें यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस में। ठीक है। Yes, ma'am. पढ़ लिया। अब हम पालमपुर के बारे में फिर से पढ़ते हैं। हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ लिया है, अब हम पालमपुर के बारे में आते हैं कि वहां पर कैसे फार्मिंग कर रहे हैं लोग। ठीक है। तो बात यह है पालमपुर के बारे में कि पालमपुर में फार्मिंग जो है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। तो लगे मैम प्रोडक्शन एक्टिविटी के बारे में तो पढ़ लिया कि लैंड लगता है, लेबर लगता है, कैपिटल लगता है, नॉलेज लगती है। पालमपुर वाले क्या करते हैं? पालमपुर वाले मेन क्या कौन सा काम करते हैं? फार्मिंग का।
ठीक है। 75% लोग जो पालमपुर में हैं वो फार्मिंग पे डेवलप करने डिपेंडेंट है, समझ गए। वो लोग अपना रोज अपनी जिंदगी चलाने के लिए, लाइफ को स्पेंड करने के लिए वो किस पे डिपेंडेंट है? दिस पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग करते हैं, है कि नहीं? 75% लोग, they could be farmers or farm laborers. The well-being of these people is closely related to the production on the farm. फार्मिंग में ही करते हैं, कुछ भी काम करते हो, वो फार्म को ओन करते हो या फार्म में वो लेबर होती, ठीक है, लेकिन उनकी जो लाइफ है वो किससे रिलेटेड है? फार्मिंग से ही रिलेटेड है, समझ गए। इसका मतलब ये नहीं कि 75% लोगों के पास में लैंड है, मतलब 75% लोगों का जो पैसा है वो फार्मिंग से ही आता है कहीं ना कहीं से। या तो वो लोग खुद की जमीन है या तो वो लोग किसी और की जमीन पे खेती का काम करते हैं, बट वो पैसा किससे कमाते हैं? मेनली फार्मिंग में, ठीक है, किसानी में ही वो कमाते हैं, ठीक है। But remember that there is a basic constraint in raising farm production. Land area under cultivation is practically fixed. But पालमपुर में अभी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? जितना लैंड कल्टीवेट होता है हर साल, क्या लैंड बढ़ जाता है? बताओ, लैंड बढ़ सकता है? नो मैम। तो यही बात है, पालमपुर में भी सेम प्रॉब्लम का सामना लोग कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि फार्म प्रोडक्शन को बढ़ाने में थोड़ी कंस्ट्रेंट, मतलब कुछ लिमिटेशन है, यानी जो चीजें एक लिमिट से ऊपर नहीं हो सकती। क्या लिमिटेशन है प्रोडक्शन बढ़ाने में? पहली बात तो ये है कि अभी पालमपुर को अगर बहुत रिच होना है तो क्या करना पड़ेगा? और ज्यादा पैदा करना पड़ेगा, है कि नहीं, जमीन में, क्योंकि मैक्सिमम लोग खेती कर रहे हैं, ज्यादा पैसा और ज्यादा कमाना पड़ेगा, और ज्यादा उगाना पड़ेगा, है कि नहीं। सब्जी या क्रॉप्स जो भी वो उगाते हैं उन्हें ज्यादा उगानी पड़ेगी, फिर उनको बेचना पड़ेगा, उससे तो पैसा मिलेगा उनको। लेकिन अभी बढ़ाएंगे कैसे प्रोडक्शन को? क्योंकि जो लैंड है वो तो फिक्स्ड है, यानी जितने भी जमीन पे, इतना जमीन पर सब लोग खेती करते हैं पालमपुर में। दिस एरिया इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। सो 90-60 से पालमपुर में कोई भी एक्सपेंशन नहीं हुआ है लैंड एरिया में, यानी कि जितनी भी जमीन में लोग पहले खेती करते उतनी जमीन में अभी भी कर रहे हैं, है कि नहीं। इतनी ही जमीन फिक्स है 90-70 से, यही पर ही खेती होती है। तो बोलो मैम बढ़ाई क्यों नहीं जमीन? अगल बगल वाले गाँव की जमीन में भी करनी चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, लोगों को रहने के लिए घर भी तो चाहिए, स्कूल्स भी चाहिए बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स भी चाहिए। क्या ये पॉसिबल है कि सब जगह खेती कर दी जाए? नो मैम। नहीं। तो पालमपुर के लोगों को और भी चीजों की जरूरत तो पड़ती है, ऐसा तो नहीं है ना कि केवल खेती होगी और बाकी चीजें नहीं होंगी। गाँव वालों को स्कूल भी चाहिए, हॉस्पिटल्स भी चाहिए, है कि नहीं, मंदिर भी चाहिए, रोड्स भी चाहिए, शॉप्स भी चाहिए। इसलिए जो लैंड है वो फिक्स है जहां पर कल्टीवेशन होती है, और वो 90-60 से चेंज नहीं हुई पालमपुर में। By then, some of the wasteland in the village had been converted to cultivable land. There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. अब प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी बहुत भले ही किसी वेस्ट जमीन पड़ी हो, थोड़ी बहुत और बढ़ करके उस पर खेती हो सकती है, बट प्रैक्टिकली बोल रहे पालमपुर में अब ये पॉसिबल नहीं है कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लैंड और बढ़ा दिया जाए उस पे। अच्छा ये बताओ कि प्रोडक्शन बढ़ाने के क्या तरीके हैं? 2 तरीका बताओ। इतना जमीन है, बोलो मैम इतना जमीन है, इतना जमीन पर 5 kg उगता है, अभी मेरे को 10 kg उगाना है, तो मैं क्या करूं? मैम सॉइल फर्टाइल भी होनी चाहिए, उसके ऊपर पैसा भी लगाना पड़ेगा मैम, जिससे कि दो तरीके, अच्छी हो। करेक्ट, 2 तरीके हैं ना। बोलोगे मैम इतनी जमीन में 5 kg, इतना और जमीन उगा लो, हो जाएगा 10 kg। ये वाला ऑप्शन पालमपुर में अवेलेबल है क्या? और बढ़ा लो जमीन को? नो नो मैम। मैम। नहीं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन तो बढ़ाना ही पड़ेगा अगर पालमपुर को रिच रहना है और इम्प्रूव करना है, डेवलप करना है। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है वही वो ऊपर बोल रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लैंड फिक्स है जहां। अब एक ही तरीका बचा, उतनी ही लैंड में ज्यादा उगाया जाए, यानी अगर एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी लैंड की, तो जो जमीन अभी 5 किलो कम उगा कर देती है वही जमीन 10 किलो उगा के देगी कि नहीं, अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो। अगर अच्छी टेक्नोलॉजी आएगी, हाई क्वालिटी के वो सीड्स आएंगे, अच्छी प्रॉपर इरिगेशन मिलेगी, तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, है कि नहीं। यस मैम। दूसरे वाला तरीका करने वाले हम लोग इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं कि पालमपुर के पास अभी एक्स्ट्रा जमीन नहीं है कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो और जगह पे खेती करना शुरू कर दे, ठीक है। ये तो वही बात है कि घर में जगह कम है तो बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, एक और घर ले लेते हैं। वरुण स्मार्ट निकला, बोला कोई बात नहीं, बंकर बेड ले लेते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक।
तो 3 लोगों के सोने का काम एक ही बेड पे हो जाएगा, है कि नहीं? तो हम लोग दूसरी वाली बात कर रहे हैं, पहली वाली बात पॉसिबल नहीं है पालमपुर में, जमीन और नहीं बढ़ाई जा सकती है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, सेम ही जमीन पे ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, सिंपल है, ठीक है? चलो, इज देयर एनी वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? अब वही सवाल है जो भी मैं कर रही थी कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिसमें से सेम जमीन से ज्यादा उग सकता है बताओ? एक ही जमीन में ज्यादा क्रॉप उगाने से। करेक्ट, वही करेंगे। इन द काइंड्स ऑफ क्रॉप, क्या बेटा? मैम लैंड को और कल्टीवेट करके, यस, लैंड की और प्रोडक्टिविटी बढ़ा के, वही अभी देखते हैं कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है? ओके, अब इसके लिए इन्होंने एग्जाम्पल लिया है, बोल रहे हैं इन एनी काइंड ऑफ क्रॉप ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल, Palampur would resemble a village of the western part of a state of UP. All land is cultivated in Palampur. No land is left idle. पालमपुर में सारी जमीन पे खेती हो रही है, कोई भी जमीन खाली नहीं बची है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, खरीफ वाले जो फार्मर हैं वो ज्वार बाजरा ये उगाते हैं। These plants are used for cattle feed. और ये वाले जो प्लांट्स उगाए जाते हैं इनसे हम लोग चारा देते हैं गायों को। This is followed by the cultivation of the potato between the October and December. ठीक है, तो गए लोग सुन के, जरा सी बात बोल रहे हैं वो, जरा सी बात ये बोल रहे हैं कि पालमपुर में कोई भी इतना जमीन है, कोई भी जमीन खाली नहीं बचा है, सब जमीन पर खेती हो रहा है। लेकिन कैसे हो रहा है? जब रेनी सीजन का टाइम आता है, तीन सीजन होते हैं, है कि नहीं? सबको पता है ना, खरीफ, राबी Yes, ma'am. एंड जायद, है कि नहीं? जो खरीफ सीजन होता है, ये जो अभी वाला टाइम चल रहा है वो होता है जून टू सितंबर, ठीक है? राबी आता है अक्टूबर टू मार्च, ठीक है? और जायद आता है अप्रैल टू मई, समझ गए? वो बोल रहे हैं कि जब खरीफ सीजन के फार्मर, जब यानी जब जून से सितंबर का टाइम चल रहा होता है, उस समय फार्मर्स क्या उगाते हैं? ज्वार और बाजरा, इस तरह की चीजों को उगाते हैं। और इसमें से जो बचता है वो कैटल को फीड करने के लिए देते हैं, खाना वाना खिलाते हैं अपने जानवरों को। उसके अलावा जब अक्टूबर नवंबर वाला टाइम आ जाता है तो वो लोग पोटैटो उगाते हैं, ठीक है? और विंटर सीजन में जो है वो और उसके बाद विंटर सीजन में राबी के टाइम में फील्ड्स में वीट भी उगाते हैं, ठीक है? और वीट प्रोड्यूस करने से फार्मर को काफी वीट रखना पड़ता है अपनी फैमिली के लिए भी। कुल मिला के वो ये बता रहे हैं कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें उगाते हैं, है कि नहीं उगाते हैं? ये जो वीट है ये कब उगाया जाता है? राबी के टाइम पर। बाजरा उगाया जाता है खरीफ के टाइम पर, है कि नहीं? और ये पोटैटो भी अक्टूबर नवंबर यानी राबी के टाइम पर ही उगाया जाता है। अब बात ये है कि अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज आल्सो डिवोटेड टू शुगर केन। कुछ एरिया में उन्होंने शुगर केन भी लगा रखा है। ये सारी क्रॉप्स हैं, ये जो क्रॉप्स दी हुई है ये सब उग रही है पालमपुर में, समझ गए? तो अभी शुगर केन में कितना लगता है? बोले शुगर केन में तो कम से कम 1 साल लग जाता है पूरा उगने के लिए। बोले कि अरे शुगर केन में तो पूरा 1 साल लग जाता है, उतना एरिया 1 साल के लिए फिक्स हो जाता है। जितना इतना एरिया में शुगर केन लगा हुआ है, 1 साल में यहाँ पर केवल शुगर केन ही लगेगा इस पूरे एरिया में, ठीक है? अभी इतना एरिया बच गया है, इतने एरिया में कुछ टाइम के लिए हमने वीट लगा दिया, ठीक है? फिर हमने कुछ टाइम के बाद उसमें मेज लगा दिया, ठीक है? जब जून का टाइम आया तो हमने यहाँ पर बाजरा लगा दिया। फिर जब बाजरा का टाइम निकल गया फिर हमने उसके बाद इसमें वीट लगा दिया। तो इस तरह से पालमपुर वाले अपना काम चला रहे हैं, ठीक है? शुगर केन जो है वो शुगर केन से जैगरी बनाई जाती है यानी गुड़ बनाया जाता है, और गुड़ जो है वो शाहपुर की मंडी में बेचा जाता है जाकर के, ठीक है? तो पालमपुर वाले लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है? The main reason why the farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to the well developed system of irrigation. और भाई पालमपुर वाले लोग काफी काम कर रहे हैं। इतना काम इंडिया के सारे किसान करेंगे तो गरीबी ही खत्म हो जाएगी, कि नहीं? शुगर केन भी उगा ले रहे, बाजरा भी उगा ले रहे, वीट भी उगा ले रहे, पोटैटो भी उगा ले रहे पालमपुर वाले, जैगरी बना करके शाहपुर में भी बेच आ रहे हैं। इतना कितना कर रहे हैं पालमपुर वाले। यही मेन रीजन दिया हुआ है कि मेन रीजन कि पालमपुर की हालत यूपी के किसी गांव से बहुत बढ़िया है। क्यों है बढ़िया बताओ? क्योंकि मैम वहाँ पे इरिगेशन बहुत अच्छा है। यस, जो अब तो और उन्होंने अपनी सॉइल बहुत फर्टाइल कर रखी है। करेक्ट, ये बहुत बड़ा फैक्ट है जो अभी अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि बोले कि भाई देखो अगर यूपी इतना बड़ा एरिया है पालमपुर के पास, ठीक है, इतना बड़ा, और 90-60 से इससे ज्यादा जमीन नहीं मिली उनको खेती करने के लिए, वो 90-60 से इतना ही बड़ा एरिया में खेती कर रहे हैं, ठीक है?
फिर भी वो 3-3 क्रॉप उगा रहे हैं एक साल में, ठीक है। इसमें वो व्हीट, बाजरा, शुगर केन, पोटैटो, यानी रबी सीजन में, खरीफ सीजन में, हर सीजन में वो क्रॉप उगा पा रहे हैं पालमपुर वाले। और वहीं अगर इतना एरिया किसी वेस्टर्न यूपी के किसी विलेज से कंपेयर करोगे तो वो उतना रिच नहीं होगा जितना पालमपुर होगा। क्यों? तो मेन रीजन ये है कि पालमपुर वाले 3 क्रॉप उगा पा रहे हैं क्योंकि उनका जो इरिगेशन का सिस्टम है वो बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड है, समझ गए। यानी पालमपुर वाले लोगों के पास में अच्छा खासा इरिगेशन का सिस्टम है। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू द पालमपुर। अब ये भी बता रहे कि पालमपुर में बिजली, अभी पहले ही पढ़ा था ना कि पालमपुर के पास में ऑलरेडी बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी थी जो पालमपुर में बहुत पहले ही आ गई थी। इसका मेजर इम्पैक्ट ये हुआ कि इरिगेशन जो है, इरिगेशन का सिस्टम चेंज हो गया। इलेक्ट्रिसिटी आने से पंप आ जाते हैं, ट्यूबवेल्स वगैरह लग जाते हैं। तो पहले पर्शियन व्हील यूज होता था, फार्मर्स जो कि पानी से, वेल से पानी निकालते थे और फिर पर्शियन व्हील के थ्रू होता वो पानी। पर्शियन व्हील इज लाइक अ जायंट व्हील, ठीक है। वो वेल के पास लगा दिया जाता है तो वो वेल से पानी मैम खींचता व्हील्स पे बकेट्स होती थी मैम। करेक्ट, वो व्हील होता है, व्हील पर बड़ी बड़ी बकेट्स रखी होती हैं। जब वो व्हील चलता है तो पानी बकेट्स में भर जाता है, फिर वो ऊपर जैसे देखा है ना राउंड राउंड झूला होता है, ऐसे ऐसे, इसमें सब जगह ऐसे बकेट लगा हुआ है, ये घूमता रहता है, फिर बकेट नीचे आता है, पलटता रहता है, बकेट चला जाता है फिर ऐसे ड्रेन्स में, और फिर वो ड्रेन जाकर के फील्ड्स में चली जाती है और इस तरह से इरिगेशन हो जाती है, समझ गए। मैम क्या वो हैवी होता है जो मैम फिर लोग किसी की हेल्प लेनी पड़े या खुद हाथ से रोप की हेल्प से मतलब खींचते हैं? नहीं पर्शियन व्हील नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। पर्शियन व्हील खुद भी चल जाते हैं, हाथ से बड़ा व्हील थोड़ी ना चला पाओगे, ठीक है। यस मैनुअल मैम। नहीं होता, बहुत बड़ा व्हील होता है, ठीक है। और वो बहुत बड़े व्हील में बहुत कोई मान लो नहर है या कहीं पानी भरा हुआ है तो वहीं पर ही लगा देते हैं, तो वो व्हील अपने आप चलता रहता है, बकेट पानी वो वेल से उठाता रहता है व्हील, और फिर वो ला करके नहर में डालते रहता है। यस मैम। खुद ही यस मैम। फिर फील्ड में जाकर के सिंचाई हो जाती है। पहले ये होता था पालमपुर में, ठीक है। People saw that the electric run tubers could irrigate much to grow more than one crop. लोगों को जब बिजली आ गई तो उनको क्या समझ आया कि जो इलेक्ट्रिसिटी रन वाले जो ट्यूबवेल वाले पंप हैं वो बहुत बड़े एरिया को बहुत इजीली इरिगेट कर देते हैं। तो उससे क्या हुआ, तो फिर पहली बार गवर्नमेंट ने कुछ ट्यूबवेल्स को इंस्टॉल कर दिया पालमपुर में। सून However, farmers started setting up private tubewells. उसके बाद से लोगों ने अपने खुद के पर्सनल ट्यूबवेल्स लगा लिए। As a result, mid 70 तक आते आते entire cultivated area of 200 hectare was irrigated. और इस चक्कर में ये पूरा एरिया 200 हेक्टेयर है कि ये 90 से 70 तक आते आते पूरे एरिया में क्या हो गया, ट्यूबवेल लग गया, ठीक है, पालमपुर में। इसी वजह से पालमपुर का इतना अच्छा है हालत कि उन्होंने 3-3 क्रॉप उगा लेते हैं एक साल में, ठीक है। मैम हाँ, मैम 200 हेक्टेयर्स मैम होता कितना होगा मैम, मीटर में या किलोमीटर में? किसी में तो मेजर होता होगा। लैंड बेटा यूज होती है, वैसे तो हमारे यहाँ की जो इंडिजिनस यूनिट है वो मेजर होती है बीघा में, ठीक है। बट हेक्टेयर को हम कन्वर्ट करते हैं एकड़ में, ठीक है। तो आई थिंक 1 हेक्टेयर इज समवॉट, मैम बीघा तो 800 मीटर होता है मैम, उतना तो पता है। हर जगह अलग अलग होता है बेटा बीघा, कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह 800 मीटर ही होगा। बीघा बहुत ही लोकल यूनिट है, हर एक गांव में यूपी के अलग अलग एरियाज में अलग अलग होती है। इस केस में हम इसको हेक्टेयर और एकड़ में ही कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो हेक्टेयर 1 हेक्टेयर, एक मिनट, मैम 1 हेक्टेयर 1 10,000 हेक्टेयर स्क्वायर इज मीटर। इक्वल्स टू 2.47 एकड़, ठीक है, 2.47 एकड़, ठीक है। अभी पॉइंट ये है कि 1 एकड़ में कितना बीघा होता है, तो नियरली 1 एकड़ में 0.6 बीघा होता है, समझ गए। और बीघा इज द अल्टीमेट यूनिट। तो पालमपुर के पास कितने हेक्टेयर है, 200 हेक्टेयर। तो 200 हेक्टेयर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2.47 से, इतना कितना हो जाएगा, एकड़ हो जाएगा, ठीक है। नहीं, नियरली 488 इतने एकड़ हो गए, ठीक है। 488 एकड़। अभी 1 एकड़ में कितना होता है, सॉरी 488, ये इतना एकड़ है 1 एकड़ में, ओके 1 बीघा 0.6 एकड़ के इक्वल है।
तो 1.4। अब एकड़ तक ही इसको रखते हैं क्योंकि एकड़ के बाद कंफ्यूजन हो जाएगा। कुल मिलाकर के हेक्टेयर और एकड़ में लैंड को ज्यादा मेजर किया जाता है इंडिया में, क्योंकि बीघा का यूनिट अलग अलग है। ठीक है, समझ में आ रहा है किसी को क्या बोल रही हूँ? यस मैम। पक्का? तो पालमपुर का पूरा जो जमीन है वो है 200 हेक्टेयर। अब 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होता है, तो यानी कि लगभग पालमपुर के पास में 488 एकड़ लैंड है। ठीक है, एकड़ इज ऑल्सो वेरी सफिशियंट यूनिट फॉर मेजरमेंट। अगर उस किसी को एकड़ से बीघा भी करना है, यानी कि 0.6 एकड़ इज इक्वल्स टू 1 बीघा होता है। ठीक है, नियरली 1 एकड़ में 1.4 बीघा के आसपास आ जाएगा। ठीक है, इसमें 1.4 का और मल्टीप्लाई कर दोगे तो 600, 650, 650 के आसपास बीघे, 650 बीघे लैंड आ जाएगी। समझ गए? बीघा से नीचा यूनिट यूज नहीं करते हम इंडिया में। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है लोकल यूनिट इज बीघा, पर उतना डिटेल में तुमको पढ़ने का जरूरत नहीं है। ये समझो कि पालमपुर के पास सफिशिएंट लैंड है। ठीक है, हेक्टेयर से एकड़, एकड़ से बीघा कन्वर्ट करना आ गया ना सबको? यस मैम। पक्का? बाद में मत कहना। 1 हेक्टेयर का मतलब 2.47 एकड़। ठीक है, अभी हेक्टेयर यहाँ पालमपुर में ऑलरेडी दिया हुआ है 200। ठीक है, और फिर 1 बीघा इज इक्वल्स टू 0.6 एकड़। ठीक है, यानी 1 एकड़ में 1 बीघे से ज्यादा होता है। ठीक है, कुल मिलाकर के बीघा सबसे छोटी यूनिट हो जाएगी, तो वो अभी 200 से 488 एकड़, फिर 480 एकड़ से लगभग 650 बीघा के आसपास पालमपुर की लैंड आ जाएगी। ठीक है, 650 बीघा लैंड है उनके पास में। 15 बीघे से ऊपर किसी के पास इंडिया में लैंड होती है तो उसको मतलब मिडिल फार्मर माना जाता है। ठीक ठाक जमीन है उसके पास। लोगों के पास 2, 4, 5 बीघे, जो गरीब है, फिर बोलोगे मैम बीघा कितना बीघा होगा, गरीब माना जाएगा। मैक्सिमम 2, 4, 5 बीघे वाले जो हैं, जिनके पास 4, 5 बीघा ही लैंड है, उनको इंडिया में छोटा किसान मानते हैं। उनके पास ज्यादा जमीन नहीं है, यानी कि समझ गए? लेकिन पालमपुर में अच्छी खासी लैंड है, लेकिन ये मैक्सिमम 70% लैंड तो हमको पता है 80 फैमिलीज जो रिच फैमिली हैं, अमीर वाले, जो कि बड़े कास्ट की हैं, उनके पास ही है। अभी पढ़ा था पीछे, यानी ये 488 एकड़ जो पूरी लैंड है, ये क्या सबके में बराबर बटी हुई पालमपुर में? नहीं, 80 फैमिलीज के पास में मैक्सिमम लैंड है इसमें से। ठीक है, तो क्या है, अब आगे पढ़ते हैं। नॉट ऑल द विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल ऑफ इरिगेशन। इतना अच्छा इरिगेशन पालमपुर में है, इंडिया के सारे विलेजेस में क्या इतना अच्छा इरिगेशन है? नो मैम। अपार्ट फ्रॉम रिवरीन प्लेन, कोस्टल रीजन अवर कंट्री आर वेल इरिगेटेड। थोड़ा बता रहे हैं कि हमारे कंट्री में कोस्टल एरियाज में भी अच्छी इरिगेशन होती है। इतना डिटेल में नहीं जाना, रहने दो। टू ग्रो मोर देन 1 crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. Now this is important definition for you. किसी भी एक साल में किसी भी पीस ऑफ लैंड में एक से ज्यादा क्रॉप उगाने को क्या बोलते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, इट इज अ मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। यही सबसे आसान तरीका है। बोलोगे मैम लैंड को तो हम 2 गुना नहीं कर सकते, लेकिन एक ही लैंड में 2 बार तो उगा ही सकते हैं। बोले हाँ बिल्कुल सही बोले हो। तो पालमपुर वाले एक लैंड में 3 बार उगा रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के वो 3 गुना लैंड का प्रोडक्शन कर रहे हैं उतने से ही जमीन से, क्योंकि एक ही जमीन से 3 बार उगा ले रहे हैं सामान को एक साल में। ठीक है, ये सबसे कॉमन तरीका होता है मल्टीपल क्रॉपिंग प्रोडक्शन को बढ़ाने का। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप। पालमपुर में जितने भी फार्मर हैं वो कम से कम 2 मेन क्रॉप तो उगाते ही हैं। मेनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज अ थर्ड क्रॉप, और कुछ लोग तो तीसरी क्रॉप भी उगा लेते हैं, जो कि पोटैटो है। ठीक है, यानी पोटैटो थर्ड क्रॉप है। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ आ गया? यस मैम। अब तुम लोगों को 3-4 चीजें करनी है अपनी क्लास वर्क की कॉपी में। क्लास वर्क की कॉपी में मल्टी क्रॉपिंग की डेफिनेशन लिख लेना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिख लेना। कर लोगे? यस मैम। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मल्टी क्रॉपिंग और पालमपुर विलेज का डिस्क्रिप्शन, ये करके आना है तुम लोगों को। ये 3 चीजें तुमने कहाँ करनी है? क्लास वर्क की कॉपी में। हो जाएगा? यस मैम। ठीक है, किसी को कोई है जिसे ना समझ आया हो क्या दिया है मैंने लिखने को? क्योंकि अगर मैं क्लास में डिक्टेट करूंगी तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है,
मैं तुम्हारी क्लास वर्क की कॉपी में मल्टीपल क्रॉपिंग की डेफिनेशन, पालमपुर विलेज का डिस्क्रिप्शन और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये डिटेल में करना है, ठीक है? यस मैम। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों हैव अ गुड डे।